नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उसमें ढेर सारी बुराइयां देखते हैं, लेकिन अगर उससे मुक्ति पानी है तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। गहलोत के विधायक राष्ट्रपति भवन पर धरने की तैयारी में। इस्लामोफोबिया न रोकने के लिए कोर्ट ने ट्विटर को फटकारा। रेलवे ने मजदूरों से की मोटी कमाई, राहुल ने साधा निशाना। चुनाव आयोग को बेनकाब करने वाले साकेत गोखले को धमकियां। काढ़ा चूरन बांटने खाने वाले शिवराज को भी हुआ कोरोना। राजस्थान में कांग्रेस सरकार और संगठन के बल पर बीजेपी को जवाब देने में जुटी हुई है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान ये भी कहा गया कि अगर बीजेपी नहीं मानती है तो वो गांव-गांव जाकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे और बीजेपी नेताओं का गांव में घुसना मुश्किल कर देंगे। वहीं कहा जा रहा है कि गहलोत ने विधायक दल की बैठक में विधायकों से पूछा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रपति के यहाँ जाने को तैयार हैं, जिस पर सभी विधायकों ने हामी भरी है। इसके बाद साफ हो गया है कि गहलोत पूरी तैयारी में है। इससे पहले शुक्रवार को दिन भर चले सियासी घटनाक्रम में जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखे, उससे लगता है कि पार्टी इस सियासी संकट को राजस्थान में बड़ा मुद्दा बनाएगी। गहलोत ने पायलट की बगावत के बाद से ही बीजेपी को निशाने पर लिया हुआ है और उस पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। सत्ता बनाने बचाने की ये लड़ाई जब जांच एजेंसियों तक पहुंची तो गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछताछ के लिए एसीबी की टीम दिल्ली भेज दी। मानेसर में जिस होटल में बागी विधायक रुके हैं, वहां भी राजस्थान पुलिस की टीम को भेज दिया। इससे पहले शुक्रवार को जयपुर में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था और विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर गहलोत अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुँच गए थे। इस दौरान विधायक वहां धरने पर भी बैठ गए और जमकर नारेबाजी की थी। इससे लगता है कि अपनी कई राज्य सरकारों को गवा चुकी कांग्रेस इस बार जोरदार पलटवार के मूड में है। तो गहलोत शुरू से ही बिल्कुल जुझारूपन दिखा रहे हैं, टकराव सीधा ले रहे हैं मोल, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्यपाल, कोर्ट, इन सब की वजह से उन्हें जो बार बार दिक्कतें पेश आ रही हैं वो उससे डिग नहीं रहे हैं। तो ये बहुत साफ है कि वो इस लड़ाई को अंत तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत मतलब जनता के बीच और गांव-गांव तक। और ये बीजेपी के लिए निश्चित रूप से बड़ा धर्म संकट पैदा करने वाली स्थिति होगी और उन बागियों के लिए भी, क्योंकि ये लड़ाई जब गांव-गांव तक पहुंचेगी और बात होगी कि किस तरह से बीजेपी ने इन बागियों को मदद की और इन बागियों ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से इनको जनता का सामना करने में दिक्कत होगी। और गहलोत और कांग्रेस पार्टी इसी तरह से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक मिसाल जैसी होगी। अगर गहलोत इस लड़ाई को इस तरह से लड़ते हैं और जीतते हैं तो ये भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस की अभी तक जहां भी सरकारें गिरी हैं वहां के नेताओं ने इस तरह का जुझारूपन नहीं दिखाया है। इस तरह से सीधे जो पंगा मोल लेने वाली बात है, कि जवाब देने वाली बात है, वो न तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने दिखाया और ना ही कर्नाटक में दिखाया, ना ही उन राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें गिराई गई या उसकी मजबूती होते हुए भी, संख्या होते हुए भी उसको वंचित रखा गया सरकार बनाने से। तो ये एक ज़रूरी सबक ऐसा लगता है कि कांग्रेस सीख रही है राजस्थान में, और ये सबक कांग्रेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये दूसरी पार्टियों को भी एक संदेश मिल जाएगा कि इस तरह की उठापटक और जोड़ तोड़ और ख़रीद फरोख्त करने पर उसके नताइज क्या हो सकते हैं, क्या नतीजे निकल सकते हैं। निश्चित रूप से ये सही मायनों में एक लोकतांत्रिक लड़ाई का रूप ले रही है, जहां पर जनता के बीच इशू को ले जाकर फैसला करने की बात हो रही है। तो ये स्ट्रेटजी गहलोत की बहुत ही
ठोस लग रही है अभी तक, लेकिन आगे पता चलेगा कि ये कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि जितनी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, जितनी एजेंसियां उसके पास है, जितना धन बल और दूसरी तरह की ताकतें उसके पास हैं, उसके मुकाबले गहलोत के पास कुछ नहीं है। ऐसे में वो कहाँ तक इस लड़ाई को और किस हद तक लड़ पाएंगे, ये अभी आगे देखने से पता चलेगा। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे एक निवेदन कि कृपया इन खबरों के बारे में आप जो सोचते हैं, अपनी राय, अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चलें। आपके सुझाव और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने और किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत और डर का माहौल बनाने वालों के खिलाफ अदालत ने सख्त रवैया अपनाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि वो बताए कि जब कुछ लोग उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कर रहे थे तो वो चुप क्यों रहे। अदालत ने इस अमेरिकी कंपनी से यह भी पूछा है कि उसने पहले दिए नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजयन रेड्डी के खंडपीठ ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। बेंच ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण को किसी धर्म से जोड़ना पूरी तरह गलत है और इससे जुड़े ट्वीट को सिर्फ डिलीट कर देना पर्याप्त नहीं है। वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके शिकायत की थी कि कुछ हैशटैग से इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। इसके लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्विटर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि ट्विटर पर इस्लामी कोरोना वायरस जिहाद, कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात, निज़ामुद्दीन इडियट्स और तबलीगी जमात वायरस जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराया गया था। इनमें कोरोना फैलने के लिए सीधे तौर पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया था। याद दिला दें कि मार्च में दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद काफ़ी लोग संक्रमित हो पाए गए। इसके बाद सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया के एक बड़े हिस्से पर इस तरह की सामग्री चलाई गई कि देश में कोरोना के फैलने के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। ये भी कहा गया कि मुस्लिम संगठन जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने खुलेआम कहा कि कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। तो आप देखिए कि ट्विटर पर सीधे पूछताछ की है हाई कोर्ट ने, उसको बुलाकर फटकारा है। और ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आप इस तरह के कंटेंट को आप अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें, बल्कि इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ताकि इस तरह का कंटेंट प्लेटफॉर्म पर आए ही ना, ये भी जानना चाहा है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि ये केवल हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह से मामला उठ रहा है, अन्यथा दुनिया भर के देश ट्विटर और फेसबुक और जितने भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको लेकर बहुत सख्त हैं। तरह तरह से कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ देशों ने बना लिए हैं। और जो हेट कंटेंट है, हेट स्पीच है, हेट फैलाने वाले, नफ़रत फैलाने वाले जो कंटेंट है, उसको हटाने और रोकने के लिए इन जो अंतर्राष्ट्रीय जो कारपोरेट हैं सोशल मीडिया के, उन पर घनघोर दबाव डाला जा रहा है कि वो इसका उपाय करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो मामला है इसको अब आगे की तरफ ले जाना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब कैंपेन चलती हैं, चाहे इस धर्म के खिलाफ हो चाहे उस धर्म के खिलाफ हो, तो समाज में नफ़रत फैलती है, आपसी टकराव पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है, उससे देश का कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो इसको रोकने के लिए, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। और आइए अब अगली बड़ी खबर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेनों द्वारा 428 करोड़ रुपए कमाई करने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्रालय पर निशाना साधा है। देश भर में लॉकडाउन लगने के बाद श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं। इस दौरान विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि श्रमिकों से किराया वसूला जा रहा है। हालांकि उस समय सरकार ने कहा था कि उनके किराए का कुल खर्च राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर वहन कर रही हैं। अब इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल ने लिखा है,
बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, आपदा को मुनाफे में बदल कर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। राहुल का ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर कहा था, आई एम नॉट अ पर्सन जो सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड हैं, बारिश हो रहे हैं, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। बता दें, लॉकडाउन के दौरान किराए को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कई प्रवासी मजदूरों ने शिकायत की थी कि उनसे किराए के नाम पर काफ़ी पैसा मांगा जा रहा है। तो ये एक खुली किताब है। हम सब जानते हैं कि मज़दूरों को टिकट खरीदने पड़े थे, टिकट मज़दूरों ने दिखाए थे बाकायदा कि ये हमने टिकट खरीदे हैं, ट्रेन में सवार हुए थे, उनसे पैसे वसूले गए थे। बाद में जब हंगामा मचा था तब केंद्र सरकार ने कहा था कि हम तो केवल 20% ले रहे हैं। फिर बाद में और इसमें बदलाव हुआ तो ये हुआ कि राज्य सरकारें वहन कर रही हैं और केंद्र सरकार भी वहन कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जब सामने आई तब बीजेपी केंद्र सरकार के पास मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसके बावजूद वो बेशर्मी से किराया वसूलती रही और ये 450 करोड़ रुपए करीब उसने इस बीमारी के दौर में, महामारी के दौर में उन मज़दूरों से पैसे ऐंठे हैं, वसूले हैं जो कि हर तरफ से तंगहाली झेल रहे थे, बेरोज़गारी झेल रहे थे, तमाम तरह की मुसीबतों को झेलते हुए वो घर वापस जा रहे थे। महीनों तक वो शहरों में फंसे रहे थे, उनके सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे, उन्होंने कर्ज़ लिए और किसी तरह अपने घर जाने की व्यवस्था की। तो ऐसे समय में केंद्र सरकार ने उन्हें नहीं बख्शा था, उनसे पैसा वसूला था। और ये जो सरकारी आंकड़े हैं, कोई राहुल गांधी ने नहीं गढ़े हैं या किसी निजी संस्था ने ये आंकड़े नहीं दिए, ये रेलवे के आंकड़े हैं कि 428 करोड़ रुपए उसने उस दौरान मज़दूरों से कमाए हैं, वसूले हैं, ऐंठे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक पक्ष है इस सरकार का, जो कि इस महामारी के दौरान उसने ऐसे परेशान लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा सोशल मीडिया का काम भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के पदाधिकारी से जुड़ी एजेंसी को दिए जाने का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। इस मामले को उजागर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार साकेत गोखले को फ़ोन पर धमकियां मिलने लगी हैं। शुक्रवार को गोखले के घर के बाहर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रदर्शन भी किए। ये प्रदर्शन ठाणे शहर में जारी लॉकडाउन के बावजूद किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साकेत को पूरी सुरक्षा देने तथा उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं साकेत गोखले ने कहा कि पुलिस ने उनसे वे सभी नंबर मांगे हैं जिनसे उन्हें धमकियां दी गईं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उनकी माताजी तक को भी धमकी दी है। गोखले ने कहा कि इन धमकियों को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर उनकी तरफ से दायर पीआईएल से जोड़ने की कोशिश कुछ न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चुनाव आयोग में बीजेपी आईटी सेल की भूमिका को उजागर करने के बाद ये लोग परेशान हो गए हैं। बता दें कि साकेत गोखले ने आरोप लगाया था कि देवांग दवे नाम के शख्स को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का काम दिया गया और वो बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग से जुड़ा हुआ है। साकेत गोखले ने 202 प्रेसमैन हाउस विले पार्ले मुंबई के पते का जिक्र किया है। इस पते पर साइन पोस्ट इंडिया नामक एक विज्ञापन एजेंसी चलती है, जिसे देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में सरकार ने विज्ञापन एजेंसियों की सूची के पैनल में शामिल भी किया था। इसी पते पर सोशल सेंट्रल नामक एक डिजिटल एजेंसी भी चलती है, जिसको देवांग दवे चलाते हैं। देवांग दवे बीजेपी युवा मोर्चा की आईटी सेल व सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं। देवांग दवे फियरलेस इंडियन नाम की वेबसाइट और फेसबुक पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के फाउंडर भी हैं। गोखले ने कहा, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि बीजेपी की आईटी सेल से संबंध रखने वाले व्यक्ति को चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया का काम दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कितना नज़दीकी संबंध है, कितना महत्वपूर्ण गठजोड़ है। चुनाव आयोग ने हालांकि इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आदेश देना, उस पर कार्रवाई करना, ये सब तो बात की बातें हैं। एक चुनाव ऐसा गुजर गया जिसमें चुनाव आयोग का ये गठजोड़ था, मीडिया सेल उसके सोशल मीडिया का काम देख रहा था, जो आईटी का बंदा है
बीजेपी का। तो ये जो मिली भगत है चुनाव आयोग की सरकार के साथ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उन राज्यों की सरकार हो जहां बीजेपी सत्ता में है, तो ये मिली भगत एक बहुत ही कहना चाहिए कि दुरभिसंधि जो है उसको बेनकाब करती है। और साकेत गोखले ने ये जो मर्म पर चोट की है कि एक जो मिली भगत है उसको उजागर कर दिया है, लोगों को ये बता दिया है कि ईवीएम के ज़रिए ही घपले नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग डेट तय करने में, चुनाव के आयोजन करने में ही पक्षपात नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी के साथ उसकी सीधी सीधी साठगांठ भी चल रही है और उसकी वजह से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कितने बड़े स्तर पर कोशिश चल रही होगी, साजिश चल रही होगी, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। इसीलिए साकेत गोखले से पर बौखलाए हुए हैं वो तमाम लोग जो इस तरह की राजनीति से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की राजनीति से जुड़े हुए हैं, और उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश हो रही है, उनके घर में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको महाराष्ट्र सरकार ने ठीक ही है कि बहुत ही सख्ती से लेने की बात कही है, कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन ये जो एक्सपोज़र है, जो एक्सपोज़े है साकेत गोखले का सोशल मीडिया के कैंपेन और चुनाव आयोग और बीजेपी के आईटी सेल और देवांग दवे इन सब की मिली भगत का, ये दूसरे राज्यों में भी होगा। इसकी भी पोल खुलनी चाहिए, दूसरे राज्यों की सरकारों को भी देखना चाहिए कि कहीं ये इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के संगठन चुनाव आयोग और दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ किस तरह घुले मिले हैं, कैसे मिल के काम कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से हो रहा होगा और इसका फ़ायदा उठाया जा रहा होगा चुनाव में, और चुनाव को प्रभावित भी किया जा रहा होगा। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही वे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। 2 दिन पहले उनके एक मंत्री को भी कोरोना संक्रमित पाया गया था, लेकिन वे आसपास रह रहे लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भी कामकाज करते रहे। वे क्वारंटीन नहीं हुए, पार्टी की बैठकों में शामिल होते रहे। कई बार भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के पैमाने टूटते नजर आए। चौहान राज्यपाल लालजी टंडन की लखनऊ में अंत्येष्टि में भी शामिल हुए थे। हालांकि कई बार उन्होंने स्वयं और परिवारजनों का कोरोना टेस्ट कराया। पूर्व में कराए गए टेस्ट निगेटिव आते रहे। शिवराज कोरोना से बचने के लिए दिन भर में कई बार आयुर्वेदिक काढ़ा पीते थे। अनेक अवसरों पर उन्हें काढ़ा पीने की सलाह राज्य की जनता को भी दी थी। शिवराज सरकार ने काढ़े के करोड़ों पैकेट जनता को मुफ्त में वितरित भी करवाए। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, साथ ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि आपके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर काफ़ी दुख हुआ। ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बस अफसोस इस बात का है कि जब हम कोरोना को लेकर गंभीर थे तब आप कोरोना को कभी नाटक बताते थे, कभी डरोना बताते थे, कभी सत्ता बचाने का हथियार बताते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप इससे संभल कर रहते, प्रोटोकॉल, गाइडलाइन व सावधानी का पूरा पालन करते, इसको मजाक में नहीं लेते, तो शायद आप इससे आज बचे रहते। खैर कोई बात नहीं, आप जल्द स्वस्थ होकर वापस काम पर लौटेंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, पूर्ण विश्वास है। तो ये कमलनाथ की टिप्पणी है, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक सबक है। शिवराज सिंह चौहान जो आयुर्वेद की महिमा गान करते हुए काढ़े और चूरन के पैकेट बांटवा रहे थे, खुद भी खा रहे थे, कोरोना से नहीं बच पाए। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह के नीम हकीम उपायों में मत फंसिए। आप बिल्कुल जो वैज्ञानिक उपाय हैं, जो मेडिकल ICMR की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, सावधानी बरतने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की, वो सब पालन कीजिए। काढ़ा पीते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि काढ़ा चूरन से आपका बचाव हो जाएगा कोरोना से, तो ये आपकी खुशफहमी है, गलतफहमी है। इससे निकलने की ज़रूरत है। शिवराज सिंह चौहान इसके बहुत बड़ी मिसाल बनकर सामने आए हैं। इस घटना से सबक लेना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को मजाक बना लिया था, वो गंभीर नहीं थे, और इसी तरह से उन्होंने उनकी गंभीरता पूरे कैबिनेट के और पूरी सरकार के संचालन में भी नहीं दिखी थी। वो गंभीर नहीं थे, इसलिए उनके
बहुत सारे अधिकारी कोरोना के संक्रमित हो गए थे और हम जानते हैं कि भोपाल इसकी वजह से कितना वहाँ पर संक्रमण फैला है। तो ये एक सबक है, हम सबको सीखना चाहिए। अब बुलेटिन के अंत में कुछ नवीनतम जानकारी कोरोना से संबंधित। देश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं मामले, 12 लाख से 13 लाख केवल 2 दिन में हो गए, यानी 50,000 मामले एक दिन में आए। देश में एक दिन में करीब 49,000 नए मामले आए हैं। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,57,00,000 से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।